जय हिंद, वंदे मातरम। 27 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इसी पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न बने। जो बच्चे अभी तक एग्जाम नहीं दिए, इस वीडियो से कवर करेंगे आपके एग्जाम में इस लेवल का प्रश्न आ रहा है। आप ऐसे प्रश्नों को याद करके जाते हो तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। जो जो बच्चे मेरे पास प्रश्न भेजे हैं उस लेवल के प्रश्न को आपको करवाऊंगा साथियों। एवं ज्यादातर 3 से 4 टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीटेड हो रहा है। सबसे पहले तो खेल से आपके प्रश्न में आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है, उसके बाद जनगणना से आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है, उसके बाद संविधान के जो अनुच्छेद है वहां से प्रश्न बन रहा है। तो सभी वैसे सवालों को करेंगे जो बच्चे ने हमारे पास भेजा है। तो आज का आपका पहला सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? आप बिल्कुल सही किए होंगे साथियों, 1983 में पहला विश्व कप भारत ने जीता था। भारत ने पहला जो क्रिकेट में विश्व कप होता है वह किस वर्ष जीता था? 1983 ईस्वी में जीता था। जो जो सवाल हमारे पास आए हैं साथियों, सारा सवाल आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। आप यहां से देख सकते हैं जनगणना से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बना है। जो जो बच्चे सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम दे दिए हैं कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि काफी सारा प्रश्न छूट भी गया है। जो जो प्रश्न बच्चे भेजे वही प्रश्न हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं, ठीक है ना। जो जो प्रश्न छूट गए हैं, जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ताकि जो बच्चे नए हैं उनको पता चल सके कि इस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिल्कुल सही करोगे, साक्षरता दर सबसे कम है बिहार का। आप बिल्कुल सही करोगे, बिहार का है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो आपके एग्जाम में ये वाला पूछ सकता है। यहाँ से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जनगणना से पूछ रहा है साथियों। तो जनगणना से हमें 5-6 टॉपिक लाए हैं जो आपके एग्जाम में बनने वाला है। सबसे पहले 2011 के साक्षरता दर के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। जैसे में कम वाला पूछा है तो सबसे ज्यादा वाला हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछ दे। आप याद रखिएगा केरल कितना परसेंट? 94% है। केरल के लोग पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद मिजोरम आता है। केरल के बाद क्या आता है? मिजोरम आता है। यहां से देख सकते हैं सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम पढ़ी लिखी वाली महिला वाला राज्य कौन सा? सबसे कम पढ़ा लिखा महिला में तो राजस्थान और बिहार आता है। राजस्थान और क्या आता है? बिहार आता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। 1106, मतलब 1 किलोमीटर में 1106 किलोमीटर, 1106 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं और बिहार में 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 व्यक्ति रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक बिहार का, सर्वाधिक सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। अगला नंबर सवाल है लिंगानुपात। भारत का कुल लिंगानुपात 94 है। भारत का कुल लिंगानुपात कितना है साथियों? 94 है। आप याद रखिएगा। यहाँ से साक्षरता से और जनसंख्या से आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल पर हम लोग पकड़ डालते हैं। अनुच्छेद से प्रश्न आपके एग्जाम में बना है साथियों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अनुच्छेद 17 का संबंध किससे साथियों? आपके एग्जाम में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। आप बिल्कुल सही करोगे। अस्पृश्यता के अंत से। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अस्पृश्यता के अंत से। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। छुआछूत के अंत से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल से यानी अनुच्छेद से आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है साथियों। तो आप यहां से देख सकते हैं कुछ कुछ इंपोर्टेंट लाए हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेड हो रहा है और यहां से प्रश्न आपके पेपर में बन रहा है साथियों। सबसे पहले अनुच्छेद 17 का तो अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत के अंत। अनुच्छेद 18 का संबंध आपके एग्जाम में पूछेगा तो उपाधियों के अंत से है। अनुच्छेद 14 में पूछेगा तो कानून के समक्ष समानता के है, कानून के समक्ष समानता से है। अनुच्छेद 19 पूछेगा तो बोलने की स्वतंत्रता से है। ये सारे पूछे जाने वाले सवाल हैं जो आपकी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको रियल एनालिसिस करवाया जाता है। तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा टेलीग्राम में सबसे पहले डाला जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर सवाल है अनुच्छेद 21 से पूछेगा साथियों। तो आप बिल्कुल सही करोगे। जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से, मतलब सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 32 में
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। ये सारे पूछे जाने वाले सवाल है 7वां अनुच्छेद से, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान का जनक भी माना था, ठीक है, अनुच्छेद 32 को। चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं साथियों, जो आपके पेपर में बनने वाले हैं। आपका पेपर में बनने वाला है कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। ये करंट अफेयर्स के सवाल है, करंट अफेयर्स के भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है साथियों, ठीक है। करंट अफेयर्स से भी आपके एग्जाम में सवाल बन रहे हैं, तो यहाँ से कवर करोगे वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आप बिल्कुल सही करोगे, बी आर सुब्रमण्यम। बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम है, आप याद रखिएगा। देखिए अब आने वाले सवाल को देखते हैं जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना है साथियों, आप देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो नीति आयोग का स्थापना की बात करेगा, नीति आयोग से सवाल बनेगा तो हो सकता है इसका स्थापना पूछेगा, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। यह किसके स्थान पर हुआ था? तो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आप याद रखोगे नीति आयोग का स्थापना स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया था, आप याद रखिएगा। इसका इसका वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों, आप याद रखिएगा, सुमन बेरी है। अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपके शिफ्ट में यहाँ से लगभग 5 से 10 प्रश्न बन सकते हैं। जीके में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न बन सकते हैं, और हिंदी के भी प्रश्नों को करवाएंगे किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं नीति का पूरा नाम क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल सही करना साथियों। नीति का पूरा नाम हो सकता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, इसका पूरा नाम होता है। आप कवर करोगे, ठीक है। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप बिल्कुल सही करोगे, बिहू कहाँ का है? असम का है। यानी लोक नृत्य से भी आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न बन रहा है साथियों, तो लोक नृत्य पर भी आप अपना पकड़ बना लोगे, ठीक है। तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम का है साथियों, आप याद रखना। अब जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो आपको करवा देते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा जो जो प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। चलिए जानकारी उसके बारे में। असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, ठीक है ना। वो छोड़े, यहाँ पर आइए। बिहू याद रखिएगा, असम में मनाया जाता है। असम के और अन्य नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में बन सकता है। जैसे मैं तो बिहू वाला पूछ लिया है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे सतरिया कहाँ का लोक नृत्य है, बगुरुम्बा कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप बिल्कुल सही करोगे, असम का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो असम में है। ये आपके एग्जाम में बनने वाले संभावित प्रश्न है साथियों। एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही करोगे। उसी प्रकार से मांजुली द्वीप की बात करेंगे साथियों, तो मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों, आप याद करोगे मांजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी और असम। अगला नंबर है क्षेत्रीय नृत्य के जनक, मतलब इस नृत्य के जनक कौन है साथियों? महापुरुष शंकर देव हैं। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जो बिहू है उसके जनक किन्हें माना जाता है, तो शंकर देव को माना जाता है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, ठीक है। आगे आइए, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है साथियों, तो आप बिल्कुल सही करोगे। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक भारत में किसे माना जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, भारत में जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इससे आने वाले प्रश्न को देखते हैं जो आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों। सबसे पहले तो इसका शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है। इसका शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1960 इसमें हुआ था। जैसे भारत का जनक तो हो गया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, लेकिन आपके विश्व स्तर पर पूछेगा कि हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग सही करेंगे, ठीक है। वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन के जनक हैं। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन को आप सही करोगे। पीली क्रांति किससे संबंधित है साथियों? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बिल्कुल सही करोगे, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। या किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही करोगे। अगला नंबर सवाल है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ा था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगले नंबर सवाल पर हम लोग पकड़ बनाते हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, देखिएगा।
सवाल आपका कह रहा है कि कलिंग युद्ध का संबंध किस मौर्य शासक से था। कलिंग कलिंग युद्ध का संबंध किस मौर्य शासक से था, तो आप बिल्कुल सही करोगे। साथियों, आपके एग्जाम में हिस्टोरी से भी सवाल बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही करोगे, अशोक। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा जो भी बच्चे सेकंड शिफ्ट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि सभी बच्चे को पता चल सके। हम बिल्कुल आपको ओरिजिनल पेपर, जो भी बच्चे प्रश्न भेजे वही पेपर को हम एनालिसिस करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अब कि जो इम्पोर्टेंट जानकारी है आपकी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक का राजा राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। शिलालेखों का प्रचलन मतलब कब हुआ था, तो भारत में सबसे पहले अशोक ने शुरू किया था। मतलब शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया था, अशोक ने शुरू किया था। सांची का स्तूप कहाँ है साथियों, मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित किया गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सांची का स्तूप कहाँ में है, तो आप सही करोगे, मध्य प्रदेश में है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है, अशोक के द्वारा निर्मित किया गया है। अशोक के गुरु कौन थे, तो उपगुप्त थे, जिन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल पर पकड़ बनाते हैं साथियों। आप यहाँ पर देखिएगा, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में बना पूछा जा चुका है। मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल डटीज है, संविधान के किस भाग में है, आप बिल्कुल सही करोगे, ये भाग 4A में है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, भाग 4A में है। ठीक है ना, अब इससे संबंधित आने वाले प्रश्न को देख लेते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसको थोड़ा-सा छोटा करके यहाँ पर देखिएगा, इन्हें 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जैसे में ब जो मौलिक अधिकार था, इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और किसके कहने पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिद्ध समिति के सिफारिश पर ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है? और ये कहाँ से लिया गया था, तो ये रूस से लिया गया था। जो आपका मौलिक कर्तव्य है, यह किस देश के संविधान से लिया गया था साथियों, यह रूस देश के संविधान से लिया गया था, आप याद रखिएगा। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां कर्तव्य आपका क्या है, 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मतलब जो 11वां कर्तव्य है उसको किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, अनुच्छेद 51 शिक्षा मतलब अनुच्छेद 51 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा का अनिवार्य है। अनुच्छेद 51 के तहत ये सारे पूछे जाने वाले सवाल हैं। अब देखिए यहाँ से भी सवाल बना है आपके एग्जाम में साथियों। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, आप बिल्कुल सही करोगे, ये सतलुज नदी पर है। ठीक है, अब जो सवाल आपको आने वाले हैं यहाँ पर करवा देते हैं, देखिएगा, कवर कीजिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। जो सतलुज नदी है ये कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, हीराकुंड बांध है, महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर, उड़ीसा में है। और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, महानदी उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम है टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। नर्मदा नदी नर्मदा नदी पर मतलब कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध है, यह गुजरात में स्थित है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, नागार्जुन सागर बांध है। ये सारे आने वाले प्रश्न है साथियों, तो आप इसको अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिएगा, जो कि आपके खेल से बना है। आपको हम ऊपर ही बता देते हैं कि खेल से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है। ठीक है, तो रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से, कोई बच्चे बता सकते हैं, फुटबॉल से है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से साथियों, फुटबॉल से है, आप याद रखिएगा। चलिए अच्छा सॉरी, हॉकी से है ना, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हमने दूसरा प्रश्न को देख लेता हूँ, हॉकी। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अब इसके बारे में आने वाले जानकारी को कवर कर लेते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, हॉकी से अन कप मतलब हॉकी से अन कप और भी पूछ सकता है, जैसे में आगा खान कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। आपके एग्जाम में पूछेगा संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है साथियों, फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। और थॉमस कप उबेर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ये वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल सही करोगे। राइडर कप किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा साथियों। चलिए
प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? बिल्कुल सही करोगे, आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। आप याद रखना साथियों, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इसके बारे में आने वाले सवाल को देख लेते हैं साथियों। इसका स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ में हुआ था? 1867 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। ब्रह्मा समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आज समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबाई फुले ने 1873 में किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। ये सारे आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है साथियों, आप बहुत ही अच्छे तरह से कवर करोगे। ये सारे आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। सवाल आपका कह रहा है कि शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं साथियों। चलिए अगले नंबर सवाल पर हम लोग कवर डालते हैं। चलिए बताइएगा। सवाल आपका कह रहा है कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, बच्चे ने यही प्रश्न को भेजा है साथियों, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल है कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूँ और ये सवाल आपके एग्जाम में बना हुआ है साथियों, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे यही सवाल भेजे हैं, वही सवाल आपको करवा रहे हैं। देखिए अगला नंबर सवाल को देखिएगा। सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? बिल्कुल सही करोगे, किरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल में उसको डुबा कर रखा जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा सवाल आपका क्या कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बिल्कुल सही करोगे साथियों, राजीव कुमार है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों? राजीव कुमार। चलिए अगला नंबर सवाल को पर कवर डालते हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि शास्त्रीय नृत्य कथक मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से आपके एग्जाम में बन रहा है प्रश्न साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। या उत्तर भारत उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला नंबर सवाल पर हम लोग कवर डालते हैं साथियों। वाशिंग सोडा धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साइंस के प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, आप बिल्कुल सही करोगे। Na2CO3 इंटू 10H2O। वाशिंग सोडा धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O है। अगर आप इसका पीडीएफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, कौन था? बिल्कुल राइट आंसर इसका आना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए अगला नंबर है और इसके बारे में जानकारी भी दिया गया है कि अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता था। अगला नंबर सवाल है साथियों, बिल्कुल सही कीजिएगा। पन्ना लाल घोंच का संबंध किस वाद्य यंत्र से है साथियों? बांसुरी से। बिल्कुल सही करोगे। चलिए अगला नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का अवधारणा कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सही कर लेते हैं साथियों, जो जो प्रश्न बच्चे ने भेजा है। एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना। देखिए अभिग अभिग का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिग का सही अगर विलोम शब्द करना चाहेंगे साथियों तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अभिग का सही, एक मिनट लाल वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। अभिग का क्या हो जाएगा? अनभिग हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे साथियों, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है, मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? मरीचि, दोनों मरीचि का अर्थ क्या होगा? जैसे में एक मरीचि देखिएगा तो दीर्घई ओढ़ाया हुआ है, इधर हर से मतलब एक हर से एक दीर्घी है, तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? एक का अर्थ किरण, एक का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर कर सकते हैं। पास्ट किसका पर्यायवाची है? जो
स्वच्छ, साची और भी सोमनाथी, ऐसा सवाल आ रहा है साथियों, तो यह अर्जुन का पर्यायवाची है। पाथ किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालते हैं। व्रतनी, व्रतनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। व्रतनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही करेंगे। कौतूहल सही लिखा है, द्वारका सही, अहल्या सही लिखा है, प्रदर्शनी यहाँ पर गलत लिखा है, अशुद्ध शब्द है। चलिए अगला नंबर सवाल पर पकड़ डालते हैं साथियों। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची? आप क्या सही करोगे साथियों? मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? मृगेंद्र आपका शार्दूल यानी शेर का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही करना है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल पर पकड़ डालते हैं, जो आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों, देख लीजिएगा। सवाल आपका कह रहा है कि अत्यधिकता शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अत्यधिकता कहते हैं, ठीक है ना। चलिए शशांक, शशांक और शशक के क्रमशः अर्थ क्या है? शशांक और शशक के क्रमशः अर्थ क्या है साथियों, बताइएगा। शशांक और शशक का अर्थ क्या है? तो चंद्रमा और खरगोश है। चंद्रमा और खरगोश, बी वाला ऑप्शन क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो स्त्री सूर्य कभी ना देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असूर्य पश्या कहते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिएगा। हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? पीयूष हो जाएगा। सी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो जो प्रश्न मेरे पास आया है साथियों, सारा प्रश्न आपको कोशिश करेंगे कि सारा करवा दें, ठीक है। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक प्रश्न हमको मिला था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर सारा जानकारी पहले आपको मिलेगा।